अच्छा जी, तसल्ली से टेक लगा लें और प्रोविजन फॉर वारंटी का अकाउंट खोलें। प्रोविजन फॉर वारंटी का अकाउंट। छोड़ दें मोबाइलों की जान। पेज नंबर 283, 287। ब्लैक पट्टी को लगा रहने दें, हमने तो इससे कंसर्न नहीं है कि टैक्स वाले क्या चाहते हैं। टैक्स वाले जो चाहते हैं वो वही चाहते हैं जो प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी के अकाउंट में चाहते थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टैक्स वाले क्या चाहते हैं। हमें तो कल मसला पड़ गया था कि IFRS वाले कैसे अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजंस को टैक्स वाले नहीं मानते, इस वजह से टैक्स बेस हमने ले ली थी 0। जब हमने टैक्स बेस ले ली 0 तो 49 और 0 का डिफरेंस आ गया 49। तो हमें 100% कंफर्म हो गया कि प्रोविजन फॉर वारंटी का ओपनिंग बैलेंस था 49। तो हमने अकाउंट खोला। अकाउंट खोलने के बाद प्रोविजन फॉर वारंटी, यकम जुलाई 2000। नो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सफिशिएंट मटेरियल फॉर प्रैक्टिस इन पार्ट बी, और बड़े जबरदस्त सवाल इंशाल्लाह आज हम करेंगे IAS टल के। अच्छा जी, 49। अब ग्रेच्युटी एक्सपेंस इधर आता था, इधर ग्रेच्युटी कैश पेड आता था, इधर कैरी डाउन आता था, तो बिल्कुल उसी थीम के ऊपर। OL सेल्स गुड्स विद अ 1 ईयर वारंटी एंड अंदाजा लगाया गया है कि वारंटी एक्सपेंसेस आर, एज ऑन नहीं, एक्सपेंसेस, वारंटी एक्सपेंसेस आर 2% ऑफ सेल। जी, वारंटी एक्सपेंसेस आर 35। Actual payments during the year for warranty claims were 54। इसमें से 38 मिलियन के मोबाइल वो सही करके दिए हैं जो पिछले साल बेचे थे, यानी बकाया इस साल वाले सही करके दिए होंगे, लेकिन इस 16 का हमने कुछ नहीं करना। आगे आ जाए ना, आगे आ जाए, फर्स्ट रो में आ जाए, इतनी जगह है खाली तो उधर क्यों बैठना है। अच्छा, इसमें से 38 मिलियन पर्टेन करता है जो गुड्स आपने सेल की हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बस अब सवाल खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं है इसमें। अब अगर 1 ईयर वारंटी का लफ्ज ना लिखा होता तो 35 हम यहां लिख के कैरी डाउन बैलेंस निकाल देते, बिल्कुल आसान सा अकाउंट हो जाता। लेकिन सवाल में लिखा हुआ है कि वारंटीज 1 ईयर बाद एक्सपायर हो जाती हैं, तो सोच के बताएं, यकम जुलाई 17, 30 जून 18, ये 49 वाले कब तक आ सकते हैं? बिल्कुल गलत। कोई सही जवाब दे सकता है तो बताए। बिल्कुल गलत। एक्सेलेंट। इस 49 में से जिनको हमने नवंबर में बेचा होगा वो यहां तक आ सकते हैं, नवंबर तक, उसके बाद नहीं आ सकते। इसमें से कुछ ऐसे होंगे जिनको हमने अगस्त में बेचे होंगे मोबाइल, वो इधर तक आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी को 30 जून को भी बेचा है ना,
तो वो इसके बाद नहीं आ सकता। तो बात आपकी किसी हद तक ठीक थी, लेकिन आप लोग ये समझ रहे थे कि ये सारे 30 जून को बिके हैं तो 30 जून 18 तक आ सकते हैं। ये तो ब्लंडर है। ये 49 तो वारंटी क्लेम्स हैं जो इस साल वारंटी इश्यू की। अगर इस साल शुरू में वारंटी इश्यू कर दी थी तो वो यहां तक आ सकते थे। ठीक है, वो मैं मादरत शायद नवंबर सितंबर बोल रहा था, मुझे इस तरह बोलना चाहिए था मार्च वाले इधर मार्च तक आ सकते हैं, फरवरी वाले इधर फरवरी तक आ सकते हैं, लेकिन 30 जून वाले भी अगर इसमें पड़े हुए हैं ना, इसके बाद नहीं आ सकते। अब 49 के अगेंस्ट कितने आ गए? 38। अब बाकी कैरेट डाउन में डाल दें या बाकी खुशी रिकॉर्ड कर लें? 49 आने थे, 38 आ गए, बाकी नहीं आ सकते, बाकी आ ही नहीं सकते। तो याद रखिएगा ये 49 जो है ना 30 जून 17 की सेल नहीं होती, ये 30 जून 17 के साल में हुई भी सारी सेलों की ऊपर। असल में ये 49 भी ऐसा निकला होगा ना, पिछले साल की सेल इंटू 2%, पिछले साल की सेल तो बार बार होती रही होगी। तो ये 49 वाले में अगर कोई 30 जून वाले भी पड़े हुए हैं, अब सवाल सही बन गया। अगर इस 49 में कोई 30 जून वाले भी पड़े हुए हैं जिनको 30 जून 17 को चीजें बेची हैं, तो वो भी मैक्सिमम कब तक आ सकते हैं? उसके बाद नहीं आ सकते। और हमें कंफर्म हो गया, टेक्नोलॉजी एट इट्स हाइट। अच्छा, हमें कंफर्म हो गया इसमें से कितने आ गए हैं, तो ये हाईलाइट कर ले। अगर 1 ईयर वारंटी होगी ना तो फिर इन चीज़ों को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। और इस साडा हाईलाइटर क्यों नहीं चल रहा? जी 49 को कंपेयर करें 38 से, हाईलाइटर से। आप बता दें कितने आ सकते थे? 49। कितने आ गए? कितने नहीं आ सकते? अब बैलेंसिंग यहां आ रहा है 11। अगर यहां लिखने 11 तो फिर यहां किसके नाम से लिखेंगे? इनकम। लेकिन इसमें एक मसला होगा, मसला फिर इसमें यह होगा कि आपको करंट टैक्स में ना दोनों उल्टाने पड़ेंगे, एक्सपेंस भी उल्टाना पड़ेगा, इनकम भी उल्टानी पड़ेगी। तो इट इज बेटर कि इनकम वाली साइड पर रिकॉर्ड ना करें, इनकम को खर्चे से क्या कर दें? नेट कर दें। ये तो 35 इस साल का गम हो गया, पिछले साल की खुशी। अच्छा, पिछले साल का गम भी हो सकता था, 49 के बदले 51 आ जाते तो 2 का गम हो जाता, फिर तो वो गम हो जाता, क्योंकि इधर 49 होता, इधर 51 होता, फिर तो बैलेंसिंग इधर ही 2 आ जाता। ओके, 35 माइनस 11, 11 इज 49 वर्सेस 38 जी 24। अब कैरी डाउन 19। अच्छा, अब 19 को लेके अगला साल समझते हैं। 19 को लेकर अगला साल समझते हैं। एज्यूम करें अगले साल हमने बिजनेस बंद कर दिया है, तो सेल का 2% लगाएं। बिजनेस बंद कर दिया ना, तो बताएं अब अगले साल हमने बिजनेस बंद कर दिया, अगले साल बस 1 साल दुकान खुली रखेंगे, वो भी रिपेयर शॉप, क्योंकि वारंटीज दी हुई है। तो अगले साल हमने बिजनेस बंद कर दिया है, तो सेल का 2% लगाएं, 0 हो गया सेल का 2%। ठीक है, अब 19 ने आना था, और इस साल वाले तो अब आ नहीं रहे क्योंकि इस साल हम सेल ही नहीं कर रहे। 19 में आना था, 23 आ गए। 19 ने आना था, 23 आ गया। अब क्या करें? 4 का गम रिकॉर्ड करना। 4 का जब गम रिकॉर्ड किया तो टोटल कितना हो गया? तो एज इट इज है, इंशाल्लाह इसकी रिवीजन होती रहेगी। इस तरह एक दो दफा और भी एडजस्टमेंट आएगी तो रिवीजन हो जाएगी। अच्छा जी, 2 और एडजस्टमेंट्स थी जिनकी हमने रिवीजन करने को कहा था आज।
अच्छा, ये मसला अलग है कि हमें इस साल खड़े होकर अगले साल का रेट पता चल जाए, ये कोई मसला इतना बड़ा मसला नहीं है। हमारी बस बेस मजबूत होनी चाहिए। जब टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो टी अकाउंट खोलें, पी एंड एल उल्टा के कैश को रिकॉर्ड कर दें। अब ये मैंने ऐसी बात कर दी है जो एक्सपेंस इनकम दोनों के लिए चल जाएगी। पी एंड एल उल्टा कर कैश को रिकॉर्ड कर दें, बस ये इनकम एक्सपेंस दोनों के लिए चल जाएगी बात। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इनकम की बात करें तो इनकम रिवर्स करके कैश प्लस कर दें और एक्सपेंस ऐड करके कैश पेमेंट लेस कर दें। लेकिन आसान बात बोलते हैं, इतनी लंबी बात क्यों बोलनी। जब भी कभी टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे होंगे तो टी अकाउंट से पी एंड एल की फिगर उल्टाकर कैश की फिगर रिकॉर्ड कर दी, कैरिंग अमाउंट नजर आएगी, टैक्स बेस जीरो। हाउएवर इफ एक्रूअल अकाउंटिंग इज बीइंग यूज्ड देन करंट टैक्स में कुछ भी नहीं करना और डेफर्ड टैक्स में कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर ले लेनी है। और अगर एग्जेम्प्ट इनकम है तो फिर करंट टैक्स मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम में पी एंड एल की फिगर करंट टैक्स में लेस होती है। और अगर एग्जेम्प्ट इनकम हो और अगर डिडक्शन नॉट अलाउड हो तो, और कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस को जबरदस्ती बराबर ले लेते हैं ताकि एक्सेलेंट, ताकि टेम्परेरी डिफरेंस क्रिएट ना हो। अब हमने कहा था कि इन दो एडजस्टमेंट्स को रिवाइज कर लेंगे क्योंकि बाकी तो आसान थी। रिकॉन बनाते हुए रिकॉन का फॉर्मेट हम बदल सकते हैं। रिकॉन बनाते हुए पीबीटी पे रेट लगाना होता है या पीबीटी में एडजस्टमेंट्स करके रेट लगाना होता है? पीबीटी पे रेट लगाना होता है, फिर नीचे एडजस्टमेंट्स अलग से करनी पड़ती हैं। रिकॉन का फॉर्मेट तो हम नहीं छेड़ सकते ना, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, वी ट्रिपल आई कमीशन इनकम रिसीवेबल है, रिसीवेबल है, तो फिर पी एंड एल। अभी नीचे नहीं हमने देखा, अभी तो हम टी अकाउंट बना रहे हैं। डिविडेंड इनकम रिसीवेबल है 35, पी एंड एल 35। बोथ इनकम्स आर टैक्सेबल ऑन, यानी कौन सी अकाउंटिंग यूज हो रही है? कैश अकाउंटिंग। लेकिन एक थोड़ा सा इसमें मसला होता है कि अगर कैश अकाउंटिंग यूज हो रही है और साथ इनकम एग्जेम्प्ट हो जाए ना, तो फिर कैश और एक्रूअल वाले रूल नहीं लगाते, फिर हम एग्जेम्प्ट इनकम वाले रूल लगा देते हैं। इसलिए थोड़ा सा आगे ये जरा जाके पढ़ लेना है। बोथ इनकम्स आर टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस एट 30%, लेकिन अगले साल से कमीशन एग्जेम्प्ट हो गया। नाउ फॉर कमीशन इग्नोर दिस सेंटेंस, टैक्सेबल ऑन रिसीट बेस को इग्नोर करें। इसलिए इग्नोर करें कि आप कैश बेसिस यूज हो, एक्रूअल बेसिस यूज हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कमीशन को हुकूमत ने सिरे से क्या कर दिया? माफ कर दिया। अब चाहे कैश अकाउंटिंग हो चाहे एक्रूअल अकाउंटिंग हो, ये एग्जेम्प्ट इनकम है बस। आप जब कमीशन को गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है तो एग्जेम्प्ट इनकम के रूल सुन लें। एग्जेम्प्ट इनकम्स को आपने करंट टैक्स की वर्किंग में लेस करना होता है। वो जो पी एंड एल पड़ा हुआ है, पी एंड एल को उल्टाना है, करंट टैक्स में लेस करना है और इसको बराबर लेना है कमीशन रिसीवेबल, ताकि टेम्परेरी डिफरेंस ना आए, क्योंकि ये परमानेंट डिफरेंस है। बस खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। और अब डिविडेंड का पढ़ लेते हैं। तो ये कौन सी किसकी ट्रीटमेंट की है हमने? कैश अकाउंटिंग की, एक्रूअल अकाउंटिंग की? नहीं 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 नहीं, एग्जेम्प्ट इनकम वाली ट्रीटमेंट की है। एग्जेम्प्ट इनकम को प्रॉफिट में पड़ा होना चाहिए या नहीं पड़ा होना चाहिए? दूसरा सवाल, एग्जेम्प्ट इनकम में कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस क्यों बराबर लेते हैं अगर रिसीवेबल हो तो? और अगर रिसीवेबल ना हो तो फिर तो लेके ही नहीं जाने की डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में, फिर तो बस ऐसे ही है। नेक्स्ट, डिविडेंड। डिविडेंड पे टैक्स लगना है रिसीट बेसिस पे अगले साल 10%। तो अब कैश अकाउंटिंग के रूल बताएं। रिवर्स, अब कैश अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं टैक्स वाले, रिवर्स इनकम एंड रिकॉर्ड कैश है ही नहीं। स्टेप 2, इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग कैरिंग अमाउंट विल, however tax base will be 0 and tax rate will be
ये थी इन दोनों एडजस्टमेंट्स की रिवीजन। क्लियर? ओके। अब कोई एंडिंग टाइम नहीं हुआ करेगा, 3, 3:15, 3:30। अब हमारे पास खुला मार्जिन है। अब आगे पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें आ गई हुई हैं, यानी कि IAS 12 में अब हमारे पास अच्छा खासा मटेरियल अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, अब आप हजरात तशरीफ़ ले आएँ पेज नंबर 185। जल्दी कर लें सेटिंग, फिर आगे हमने बात शुरू करनी है। चलें, शुक्रिया। ओके, कितना? 300। थोड़ा सा हम आज नोट का फॉर्मेट बदलेंगे। नोट का प्रॉपर फॉर्मेट ये है, CTE के साथ लिखना होता है करंट ईयर, CTE के साथ लिखना होता है करंट ईयर। इधर हम वही डेट लिख देते हैं जो टैक्स की क्लास में थी, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। टैक्स की क्लास जिन्होंने पढ़ी है और जिन्होंने शुरू में 10-15 दिन भी पढ़ लिया, उनको भी ये बात पता है। जून वाला टैक्स गवर्नमेंट को हमने जमा करवाना होता है अगले साल, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक जमा करवाना होता है। तो इन 16 व्हेन वी पे टैक्स ऑफ 15, जब 16 में हम 15 का टैक्स पे करने गए तो गवर्नमेंट ने डिमांड किया 304 रुपये। हालांकि हमने कितना अंदाजा लगाया हुआ था? 300। अब मुझे बता दें, अंडर प्रोविजन थी हमारी या ओवर प्रोविजन थी? एक्सेलेंट, अंडर प्रोविजन थी। अंडर प्रोवाइड किया हुआ था हमने, टैक्स को अंडर प्रोवाइड किया हुआ था। गवर्नमेंट ने हमारी वर्किंग 1 चेक की करंट टैक्स की, गवर्नमेंट ने कहा ये गलती है, तो आपका 300 तो टैक्स नहीं बनता, आपका तो टैक्स कितना बनता है? 304। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम 30 और 15 की भेज चुके थे, ये तो गलती हमें 16 में पता चली। इन 16 व्हेन वी पेड द टैक्स ऑफ 15, गवर्नमेंट डिमांडेड 304, गवर्नमेंट डिमांडेड ₹304। अच्छा, अब इस 4 रुपए की बस हमने ट्रीटमेंट देखनी है, क्या करना है। इसको हम ऐसे करेंगे, 30 × 16, इस साल का अपना टैक्स होगा, कितना कर लें? 600 कर लेते हैं, और डेफर्ड तक 200 कर लेते हैं। चलें, यहां पे एक बस नई लाइन आ जाएगी, प्रायर ईयर, और इसको चेंज इन एस्टीमेट लेना है। अगर रिट्रोस्पेक्टिवली डील करना होता तो फिर ऐसे करते हैं, इसको 304 कर देते। इस तरह करने की इजाजत नहीं है। बस ठीक है, जो 15 में हो गया वो हो गया। ये 4 रुपए यहां डाल दें। ये 4 रुपए कैसे निकले हैं? 304 वर्सेस 300। बस ये आपको चीज बतानी थी, बाकी आप नोट कर लें। इस कॉन्सेप्ट का नाम रखें अंडर प्रोविजन और रजिस्टर पे नोट करें।
करेक्शन ऑफ अंडर प्रोविजन, करेक्शन ऑफ अंडर प्रोविजन किस साल करेक्शन की है? इन 2016, करेक्शन ऑफ अंडर प्रोविजन। क्या करंट टैक्स वही होता है जो हमने सोचा होता है या कुछ और भी होता है? कुछ और भी हो सकता है, गोडे होते रख के कुछ और भी हो सकता है, रख सकते हैं, मसला नहीं है भाई। मैं तो बिल्कुल लेट के क्लास ले लिया, मुंह थोड़ा सा ऊपर हो बस। ओके, थोड़ा सा चेंज करके बता दें कुछ हल इसका। अगर 300 होता और फिर उसकी जगह, जल्दी बताएं, 298 गवर्नमेंट मांगती तो क्या करते? इन 2016 व्हेन वी पेड टैक्स ऑफ 15, गवर्नमेंट डिमांडेड ओनली ₹298। फिर हमें गम होती या खुशी होती? खुशी होती। उसका फिर हल बताएं, खुशी का क्या हल करते? यहां 300 होता, यहां -2, वो फिर हमने ओवर प्रोवाइड किया हुआ था, ज्यादा प्रोवाइड किया हुआ था। तो अंडर प्रोवाइड किया हो तो और चार्ज कर दिया करेंगे, हमारा अंडर प्रोवाइडेड था, इसको और चार्ज कर देंगे। इसलिए आज के बाद हम अपनी एंट्री भी, अच्छा एंट्रीज अब इस साल कितनी होंगी? एंट्रीज इस साल 3 होंगी। एंट्रीज 2016 में 3 हुआ करेंगी, बता दें। सीटी डेबिट नहीं, अब इसको सीटी भी छोड़ दें, अब इसका सही वाला नाम आज के बाद लिखें, ये है लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट। टाइमिंग तो चलो कंफर्म है 30 सितंबर, अमाउंट तो अनसर्टन है क्योंकि गवर्नमेंट चेंज कर देती है। बल्कि जिन्होंने टैक्स पूरा पढ़ लिया हुआ है उनको तो यहां तक पता है रिटर्न के बाद असेसमेंट अगले 5 साल तक हो सकती है, यानी रिटर्न जब आप जमा कराएं अगले 5 साल तक वो आपका ऑडिट करके आपके घर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भेज सकते हैं और आपका टैक्स बदल सकते हैं। तो ये तो रास्ता अगले साल नहीं, पता नहीं कई सालों तक खुला रहता है। इसलिए बेहतर है कि सीटीपी की जगह इसका नाम बदल दें, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो IAS 37 में हमने प्रोविजंस पढ़नी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 3 प्रोविजंस अभी तक हमने पढ़ ली हैं। प्रोविजन ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसकी टाइमिंग या अमाउंट अनसर्टन है। तो एक 600 की एंट्री कर दें, इसके साथ करंट डाल दीजिएगा पेपर में, सीटी करंट, सीटी प्रायर, एंट्री तो वही होगी, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये भी बाद में बदली जा सकती है,
अगले साल गवर्नमेंट और कोई गलती निकाल दे, 15 की गलती 18-19 में निकाल दे, ये भी होते हैं, बड़े प्रोग्राम चलते हैं। 4 और आखिरी एंट्री 16 में DT डेबिट DTL क्रेडिट, या DT जो मर्जी हो, 200 रुपये। तो ये 3 एंट्रीज हो जाएंगी। एंट्रीज हमारी बढ़ गई, अब एक एंट्री आज एक्स्ट्रा होगी। अच्छा, रिकॉन में भी 4 पे डालने पड़ेंगे, ये भी उर्दू में लिख लीजिएगा। वजह इसकी क्या है, रिकॉन में क्यों 4 पे डालने पड़ेंगे? भाई जिस पीबीटी में हमने रेट लगाया होगा वो पीबीटी तो इस साल का होगा ना, तो वो फिगर ये 4 तो नहीं फिर उससे निकल सकता, फिर अलग से बस डाल दिया करेंगे 4 को। यही सोचा था। रिकॉन में रेट किस पे लगाते हैं? इस साल के पीबीटी पे, उसमें तो ये 4 नहीं पड़ा होगा कहीं भी। छोटा सा लिख लें, रिकॉन में भी इस 4 को ऐड करेंगे, दोनों जगह ऐड हो जाएगा तो टैली हो जाएगा। रिकॉन में आज एक नई चीज आ गई। ओके, लिख लें छोटा सा, रिकॉन में भी ये 4 ऐड करेंगे। We normally calculate the taxable profit and declare them to FPR. FPR में चेंज ओवर, FPR वाले हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट्स बदल देते हैं। इट इज कॉल्ड एज असेसमेंट बाय टैक्स अथॉरिटीज। Tax for current year is calculated by company is likely to be in, tax authorities may change the amount, so tax charge is adjusted as follows. अगर अंडर एस्टिमेट कर लिया हुआ हमने पिछले साल का टैक्स तो फिर खर्चा बढ़ा देंगे, और अगर ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया हुआ है तो खर्चा कम कर देंगे। CTP ही हमने इधर लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जगह प्रोविजन क्लॉज इस्तेमाल होगा। छोड़ें, एग्जांपल करते हैं, बात समझ आएगी। इन 2012 कंपनी कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल प्रॉफिट का लफ्ज से ज्यादा अच्छा है। कंपनी कैलकुलेट टैक्सेबल प्रॉफिट एट 3000। इन 2013 टैक्स अथॉरिटीज चेंज्ड अबव अमाउंट टू 3200। ओके, एंट्री पकड़ना, एंट्री पकड़ना। हेलो 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 हेलो। ओके, 12 में टैक्सेबल इनकम कितनी है? 3000। 3000 का 30%, 3000 का 3%, 900। डन। अच्छा, 2013 में टैक्स अथॉरिटीज ने कहा आपने 3000 नहीं कमाया, आपने 3200 कमाया। मैंने टैक्स दिए या आप टैक्सेबल इनकम दे दी है? टैक्सेबल इनकम दे दी। 13 में खड़े होके टैक्स वालों ने हमारी 2012 की टैक्सेबल इनकम 200 से ज्यादा कर दी, 200 से ज्यादा कर दी।
12 में मैंने उनको क्या बताया था कितना कमाया, 13 में उन्होंने कहा नहीं आपने 12 में कितना कमाया था, 3200। 12 में मैं 3000 पे कितना टैक्स कैलकुलेट कर चुका था, 900। 13 में खड़े होके टैक्स वालों ने हमारी 2012 की टैक्सेबल इनकम 200 से ज्यादा कर दी। अब इसको कैसे एडजस्ट करें जरा मुझे बताएं। सीटीई करंट और सीटीई प्रायर, मेरे ख्याल से बेहतर है आप 200 पे ही लगा लें या 3200 पे लगा दें, 200 पे लगा लें, 200 पे लगा लें, 200 जरब 30%, 60, ये 60 इधर भी चला जाएगा और रिकॉन में भी प्रायर ईयर टैक्स के नाम से जाएगा। डीटी तो पता नहीं कितना है, सीटी हमारे साल का पता नहीं कितना है, डीटी हमें नहीं पता फिलहाल। चलें जी नोट करें, अपने रजिस्टर पे लिखें एग्जाम्पल 1 पेज नंबर, कितना प्रॉफिट मैंने उनको बताया था, उन्होंने 3000 को अगले साल कितना कर दिया, 200 पे ज्यादा टैक्स दे दें। भाई उससे पूछो लैपटॉप हो गया रेडी। जी एंट्री बताएं 60 की, किस साल करेंगे एंट्री, सीटी प्रायर डेबिट, अच्छा जी। सेम डेटा इज एन एग्जांपल 1 बट इन 2013 द टैक्स अथॉरिटीज चेंज अमाउंट टू 2500। तो ये सारा दोबारा नोट करें आप, अब एज्यूम करें अमाउंट 2500 है, खुद ट्राई कर लेंगे तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ये 3000 कितना हो गया, 2500 यानी 500, चलें छोड़ें आप लोग खुद ट्राई करें जरा, ये सारा दोबारा बनाएं। पहले 3200 हो गया था, 3250 हो गया। किताब पे चेंजेस नहीं करने को मैं कह रहा, रजिस्टर पे ये सारा दोबारा बनाएं। तेरह में खड़े होकर ये लाइन भी लिखें,
ओके, तेरह में खड़े होकर टैक्स वालों ने हमारी 2012 की टैक्सेबल इनकम 500 से कम कर दी। 3000 ज़रब 30% हो गया। 3000 ज़रब 30% तो जाने देना, इसकी खैर है। अगर प्रॉफिट 3000 से 2500 हो जाएं तो इससे खर्चा बढ़ेगा टैक्स का या सेविंग होगी? सेविंग होगी, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ। 500 ज़रब इधर भी नेगेटिव साइन के साथ। ये दोनों जगह किसने नेगेटिव साइन के साथ लिखा था? ओके, खुशी है। खुशी कैसे है? क्योंकि ये खर्चे हैं सारे, टैक्स खर्चा होता है। खुशी आ जाए तो फिर नेगेटिव साइन से। आमतौर पे दुनिया में खुशियां पॉजिटिव साइन से लोग लिखते हैं, लेकिन ये खर्चों की बातें हो रही हैं सारी, इस वजह से नेगेटिव साइन के साथ। तो सीटी प्रायर क्रेडिट प्रोविजन कितना? 150। लैपटॉप पूछिए ऑन से रेडी हो गया, मैसेज करके बताएं। अच्छा जी, अब आप हजरात वो जो हमारे सवाल की एक एडजस्टमेंट रहेगी हुई है, मादरत दो जगह पे रहेगी हुई है पास पेपर में, वो अब हमने निकाल के आज देखनी है। निकालें जी पास पेपर का क्वेश्चन नंबर। अच्छा, ये वैसे वजह क्या बनी होगी? ये इसकी वजह क्या बनी होगी? ये जो गया है 3000 से 3200 पे, यानी कि हो सकता है कोई एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया हो हमारा, यानी कि हमने फाइन वगैरह को ऐड ना किया, उन्होंने कहा ये ऐड करो, तो फिर 200 बढ़ गया, फिर टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ गया, इससे टैक्स बढ़ गया। अच्छा जी, पास पेपर क्वेश्चन 6 में एक एडजस्टमेंट रहती है अभी तक। पहले आप पढ़ के बताएं कि हमें पता कैसे चलेगा, ये हाईलाइट मैंने कर दिया है, हमें पता कैसे चलेगा कि सवाल में सीटी प्रायर की एडजस्टमेंट आ गई है। अच्छा, सीटी प्रायर की एडजस्टमेंट आ जाए तो वर्किंग 1 में लेके जानी है करंट टैक्स की, वर्किंग 2 में लेके जानी है डेफर टैक्स की, या बारों बार नोट में ले जानी है? हमारे साल की करंट टैक्स में ना डाल दीजिएगा इसको, हमारे साल के डेफर टैक्स में ना डाल दीजिएगा। ये बारों बार कहां जानी है? लिखें जरा पॉइंट बी ट्रिपल एक्स, बारों बार नोट में और जनरल एंट्रीज में जानी है। वर्किंग से रूट नहीं करानी किसी, हमारे साल की वर्किंगों में करंट टैक्स में डाल के बैठे हो आप। ये बारों बार नोट में और जनरल एंट्री में जानी है। हाइब्रिड में 4th रो बॉल पॉइंट इस्तेमाल करते हुए लिखें, ये बारों बार नोट में और जनरल एंट्री में जानी है। और इंग्लिश में लिखना है तो फिर इस तरह लिख लें, आउट जनरल एंट्री एंड ओके। हमारा साल कौन सा है? 2015। बातें लिखते नहीं, फिर गलती कर देते हैं टेस्टों में। ये फिगर कहां से आती थी? डेफर टैक्स के टी अकाउंट से। ये फिगर कहां से आती है? वर्किंग 1 से। तो इनकी तो टेंशन नहीं है। हमारे साल इंटरटेनमेंट और रिपेयर यहां से पता चला। 15 में खड़े होके किस साल को टैक्स वालों ने पकड़ा?
13 को पकड़ा। 15 में खड़े हो गए कि टैक्स वाले ने किस साल को पकड़ा? जिंदगी में तो ऐसे नहीं होता कि मैट्रिक में आप बैठे हो तो पकड़ के पता चले 8th ही फेल हो गई थी। तो जिंदगी में ऐसा नहीं होता। यानी कि जो है वो एक बंदा सीए करके बैठा और कुछ बताया वो तो क्यूएम भी तुम्हारे सही नंबर नहीं आए थे, वो तो अपने गलत चेक कर दिया था। तो जिंदगी में पेपरों में ऐसा नहीं होता कि एक चीज हो चुकी और बाद में उसमें फिर मसले निकल रहे हों। लेकिन इधर ये है, खड़े किस में है और गलती किस साल की पकड़ी? अच्छा, ये डिसअलाउ कर कौन सकते हैं? ये किसको ताकत है कि हमारे खर्चों को डिसअलाउ करे? हाँ तो लिखें फिर, व्हाट डिसअलाउड बाय एफबीआर। डिसअलाउ करने का राइट तो एफबीआर को है, और तो कोई नहीं कर सकता डिसअलाउ। जिसके पास अथॉरिटी है वही डिसअलाउ करेगा। अब उर्दू में बोल दें 15 में, इधर देखें ना, यहां देखें, इसका मतलब क्या है? 15 में 13 की गलती टैक्स वालों ने पकड़ी। गलती क्या पकड़ी है? एक्सपेंस ऑफ 13 डिसअलाउ। एक्सपेंस ऑफ 13, एक्सपेंस डिसअलाउ जो होते हैं, अगर 13 में ही डिसअलाउ हो जाते तो 13 की करंट टैक्स की वर्किंग में क्या होते? तो फिर लिखें एक्सपेंस, ये मैंने 13 लिखा है, ये बी लग रहा है, तो एक्सपेंस ऑफ 13 डिसअलाउड। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? टैक्सेबल प्रॉफिट एक्सेलेंट बढ़ जाएंगे। इससे टैक्स बढ़ाना है, दैट्स व्हाई इट इज गम। तो खर्चा रिकॉर्ड करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ इंशाल्लाह, क्योंकि ये डिसाइड करना बड़ा जरूरी होगा कि खर्चा रिकॉर्ड करना है या क्या रिकॉर्ड करना है। तो ये तरह साइड पे हमें एक नया काम करना पड़ा अपने समझने के लिए। एक्सपेंसेस डिसअलाउ होते हैं करंट टैक्स की वर्किंग में ऐड करके, लेकिन अब करंट टैक्स की वर्किंग हमारे हाथ से निकल चुकी है 13 की। अब ये गाड़ी हमारे हाथ से निकल चुकी है, मोटरसाइकिल भी बिठा के इसको भेजना पड़ेगा। तो टैक्सेबल प्रॉफिट इससे बढ़ जाएंगे 13 के, लेकिन 13 के प्रॉफिट हम बढ़ा नहीं सकते। अगर टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाते उसी साल तो फिर टैक्स को बढ़ाना, टैक्स बढ़ाने का मतलब होता है गम रिकॉर्ड करना। इसलिए एंट्री अगर लिखनी है तो पहले से ही लिख लेते हैं, सीटी डेबिट और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रेडिट प्रायर। एंट्री भी लिख सकते हैं हम, टैक्स बढ़ाने की एंट्री होती है, गम रिकॉर्ड करने की एंट्री। अच्छा भाई, आगे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ ना, एफटीएल के आगे अगर कुछ ना लिखा होता ना, अगली लाइन मैंने नहीं पढ़ी अभी तक, तो फिर 6 जमा 8 14 के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने ना सोचा है कि हम केस कर रहे हैं, रिपेयर जो उन्होंने हमारे डिसअलाउ की है ना, हम उस पर केस करें इनके खिलाफ आगे जाके। तो मुझे तो लगता है हम कुछ मान गए हैं। माने क्या है हम? जरा ये जरा देख के बता दें, हम माने क्या है? हम मान, ये मैं कोई टैक्स का सवाल नहीं पूछ रहा, मैं आपसे अंग्रेजी का सवाल पूछ रहा हूं। अब कोई बंदा आके कह रहा है कि तूने मेरी जो है वो बोतल भी चुराई और मेरा मोबाइल भी चुरा लिया। अब आपने कहा मैंने मोबाइल तो नहीं चुराया, हाँ बोतल, ये तूने मोबाइल वाला इंतजाम गलत लगाया है। इसका मतलब है दूसरी तो मान गए ना आप। अब हमने अपील किसके खिलाफ जाके की है? हम एफबीआर वालों के खिलाफ अपील करते हैं कोर्ट्स में जाके। जिन्होंने टैक्स नहीं पढ़ा हुआ समझ लें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन्होंने लफ्ज सुना होगा। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है कमिश्नर अपील का लफ्ज हम बोलते थे। जिन्होंने टैक्स नहीं पढ़ा हुआ बस समझ लें हाई कोर्ट। तो हम कोर्ट में जाके अपील करते हैं एफबीआर के खिलाफ। एफटीएल हैज डिसाइडेड टू फाइल अपील इन कोर्ट अगेंस्ट, ऑनली का लफ्ज भी डाला उसने, ऑनली अगेंस्ट द डिसीजन रिगार्डिंग। हमने रिपेयर पे फटा डाल दिया है कि रिपेयर तो मेरा खर्चा डिसअलाउ ना करो, ये तो अलाउ सही हुआ है। तो मेरे ख्याल से अभी फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लें। हो सकता है कोर्ट का फैसला 2019 में आ जाए, तो 2019 के साल में प्रायर में डाल दीजिएगा इसको, उसमें क्या मसला है। कोर्ट का फैसला जब भी आ जाए,
कोर्ट का फैसला जब भी आ जाए फिर देख लेंगे क्या करना है। फिलहाल कोर्ट का फैसला नहीं आया, अगर कोर्ट का आगे फैसला बता देता फिर तो बहुत ही आसान हो जाता। तो इस बारे में अब आप रिलैक्स हो जाए, इंशाल्लाह कोर्ट हो सकता है आपकी फेवर में फैसला सुना दे। पीछे क्या रह गया? एंटरटेनमेंट जब उन्होंने डिसअलाउ की तो हम हंसने लगे, पकड़ लिया तुम लोगों ने, तेज। इसका मतलब है ये जेन्युइन कोई डिसअलाउंस था, हमारा पकड़ा गया है। अब क्या करें? नहीं 6 तो नहीं करेंगे ना, 6 इंटू, हाँ रेट उसी साल का लगाएंगे जो 2013 का है, लेकिन वो हमें लगता दिया नहीं हुआ, रेट तो 13 का ही लगेगा क्योंकि गलती 13 की है, लेकिन अब बस 32% ही लगा दें, 1.92। चलें जी नोट कर लें, नोट मैं नहीं बना रहा इसका, खत्म हो गई एडजस्टमेंट। ओके चलिए जी, फिक्रे को बदलते हैं, फिक्रे को बदलते हैं। FTL has decided not to file appeal, बस ये लिखा है। FTL ने सोचा है कोई अपील नहीं करेंगे, बस अब पकड़े गए तो पकड़े गए। फिर 8 जमा 6 14 को हम डिसअलाउ मान रहे थे। डिसअलाउ करने की पावर किसके पास है? उसको चैलेंज कौन कर सकता है? टैक्स पेयर। टैक्स पेयर का नाम क्या है यहां पे? FTL। FTL ने अगर चैलेंज ही नहीं किया तो अपनी गलती मान गया, तो फिर 14 ज़रब 30% कर देते। जो भी आ जाए, जो भी आ जाए, वो तो हमारा सवाल नहीं है ना, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करा। और अगर FTL has decided to file appeal against decision regarding repair and entertainment, तो इस एडजस्टमेंट को फिर सवाल में इग्नोर कराते पेपर में, फिर इसका कोई इंपैक्ट नहीं होना। बहरहाल रिकॉन में जाके भी 1.92 को डाल देंगे प्रायर ईयर के नाम से, प्रायर ईयर टैक्स। चलें जी ट्राई करें, पास पेपर का क्वेश्चन 1, उसमें देखें ये एडजस्टमेंट कहाँ है। पहले एडजस्टमेंट भी ढूंढे कहाँ है। एडजस्टमेंट नंबर, एक्सेलेंट, एडजस्टमेंट नंबर ई। फिर ये है कि अगर हमने अपील कर दिया ना तो काउंटिंग वाले कहते हैं कि ठीक है फिर देख लेंगे बाद में। इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज प्रॉफिट इज 11 मिलियन इन द ईयर एंड 31 दिसंबर 12। हमारा साल कौन सा है? 12। नहीं किया पहले, नहीं किया हुआ, करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही फर्क सा सवाल है। देन द ईयर एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 3 मिलियन डेट रिलेट टू 11।
हम किस साल खड़े हैं? बस यहां से पता चलेगा ये इस लाइन की एडजस्टमेंट एट पर्टेन टू 11 12 में खड़े होकर 11 के खर्चे डिसअलाउ कर रहे हैं। कौन कर सकते डिसअलाउ? अबू एफबीआर डिसअलाउ करेगा। आईटीएल हैड इनिशियली एक्सपेक्टेड, शुरू में वैसे हमारा ख्याल था कि पूरा का पूरा खर्चा ही शायद अलाउ हो जाए, एंटायर एक्सपेंस वुड बी अलाउड, बट नाउ वी हैव डिसाइडेड नॉट टू फाइल एन अपील। अब तो वैसे हमारा ये ख्याल है कि हम अपील नहीं कर रहे, बस हम नहीं जा रहे अपील में। पहले मेरा ख्याल था वैसे कि पूरा अलाउ हो जाएगा, लेकिन अब क्या ख्याल है जरा ये तो बताएं, बट के आगे क्या लिखा हुआ है? दो ख्याल दे रहे हैं ना, एक पहले वाला एक अब वाला। अब वाला ख्याल बस मुझे बताएं, उसकी बेस पे फैसला करना है। ख्याल तो पता नहीं क्या क्या आते हैं, लेटेस्ट ख्याल क्या आ रहा है? अपील नहीं करेंगे। और कह रहे हैं हम अपील नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है मुझे तो लगता है कि ये हम क्या मान गए हैं कि उन्होंने ये खर्चा डिसअलाउ सही किया है। अब अगर मान गए हैं तो फिर वी एक्नॉलेज दैट 3 इज डिस। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आना शुरू करें। जब हम मान गए हैं कि 3 डिसअलाउ है, इससे टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, उसकी वजह से टैक्स बढ़ जाएगा, और टैक्स बढ़ने की एंट्री सीटी प्रायर डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 1.0। बनाओ दूसरा बार। बहुत सारी बात और क्या करें। अच्छा जी, बना दिया दूसरा।